एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 2 हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल्स अस स्टोरी। तो अगर किसी बच्चे को ये नाम नया लग रहा है सुनने में तो डोंट वरी, जो आपका 2020 का सिलेबस है उसके हिसाब से आपके सब चैप्टर्स के जो नेम है वो थोड़े चेंज कर दिए गए हैं। बुक खोलोगे तो इस चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, न्यू एडिशन की बुक हमारे पास अभी तक आई नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है चैप्टर के अंदर, बस चैप्टर का नाम चेंज हुआ है। तो नया नाम मैंने यहाँ लिख दिया है हाउ इंस्क्रिप्शन टेल्स अ स्टोरी। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद कितना इंडिया के अंदर जितनी इंडियन हिस्ट्री डिस्कवर की गई उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो टाइम पीरियड जो इसमें हमारा इस चैप्टर में स्टार्ट होगा दैट वुड बी फ्रॉम 600 BCE टू 600 CE। ठीक है, तो बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू दैट जो भी बच्चा मेरे चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहा है, आई एम सिमरन। मैंने क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री अपने चैनल पे पढ़ाई है। तीनों ही सब्जेक्ट्स की लिंक आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप हिस्ट्री को और अपना पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हो। और इन सब चैप्टर्स के नोट्स, हिस्ट्री के हर एक चैप्टर का नोट्स आपको मिलेगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बस क्लिक करना है, वहां जाके मुझे फॉलो करना है और आपको सारे नोट्स हैंड रिटन अच्छी खासी हैंड राइटिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और पॉलिटिकल और इको के भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल, सबके नोट्स आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड वहां से जाके आप सारे नोट्स कवर कर सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2 हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल्स अस स्टोरी। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो पहले ही मैंने टाइम पीरियड तुम्हें बता दिया है। टाइम पीरियड याद रखना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर स्टडिंग हिस्ट्री। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड जो आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से लिखा है उसी को आपको याद रखना है कि 600 BCE से 600 CE तक का टाइम पीरियड के बारे में हमें पढ़ना है। ये टाइम पीरियड क्या है? कुछ नहीं है। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुआ, उसके बाद आया हमारा वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड कौन सा पीरियड था? जिसमें हमारे सारे वेद्स लिखे गए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यामवेद, जितने भी हमारे वेद है, 4 वेद है हमारे, सब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कौन कौन से वेद हैं। तो उनके बारे में, जब वो वैदिक पीरियड जब चल रहा था, वैदिक पीरियड वो पीरियड था जिस समय सब कुछ बहुत अच्छा होता था। तो वैदिक पीरियड का जो टाइम था उस टाइम के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से किंगशिप डेवलप हुई। देखो, जब हमने हड़प्पा छोड़ा तो हड़प्पा में हमें अभी तक नहीं पता था कि कोई किंग था, डेमोक्रेसी थी, ओलिगार्की थी, किस टाइप का रूल था। बट अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया का जो पास्ट था कितना ग्लोरिफाइड पास्ट था। जैसे कहते हैं कि इंडिया सोने की चिड़िया थी, तो इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि कौन सी सोने की चिड़िया हमारी इंडिया थी। क्यों थी? क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स थे, बहुत सारे किंग्स थे, और इंडिया सिर्फ इंडिया नहीं था, उसको सिर्फ भारत नहीं कहते थे, भारत वर्ष कहते थे। बहुत ही मेजर वास्ट लैंड में हमारा जो भारत था वो फैला हुआ था। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब हमारा ही रीजन था। तो इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे ही आप अपना चैप्टर खोलोगे तो शुरू का जो आपका ग्रे कलर के बॉक्स में दे रखा है वो मैंने सब यहाँ लिख दिया है। होप तुम्हें सब कुछ अच्छे से दिख रहा होगा। तो अभी इस समय सारा फोकस आपको इस पार्ट पे करना है। तो सबसे पहले हमें पता चल गया एंड ऑफ हड़प्पा। तो हमने एंड ऑफ हड़प्पा के बाद से हमें इस चैप्टर को स्टार्ट करना है। ये उस समय की बात है, 1500 BC की बात है, कि जब ऋग्वेदा को कंपोज किया गया, जब ब्राह्मण्स ने ऋग्वेदा को कंपोज करा। ठीक है, और ये वो टाइम था जिस समय एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स होने लगी। देखो, पहले हड़प्पा था रिवर के पास में, वो थोड़े बहुत ग्रीनिंग वगैरह ही करते थे, थोड़ा बहुत हंटिंग गैदरिंग पे वो ज्यादा डिपेंडेंट थे। ठीक है, बट अब थोड़ा डेवलपमेंट आने लगा था सोसाइटी में। लोग, जितने भी लोग थे वो रिवर्स के पास में सेटलमेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया था, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम नॉर्थ इंडिया का भी लेते हैं जहाँ पे यूपी वगैरह है, डेक्कन प्लेट्यू को भी लेते हैं यानी कि मध्य प्रदेश से नीचे, और कर्नाटका को भी लेते हैं, तो साउथ रीजन भी आ जाता है। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होने लग गई थी। और क्या चेंजेस आए थे हमारे इंडिया के कल्चर में उस समय पे, कि डिस्पोजल ऑफ डेड बहुत ही अलग अलग तरीके से होने लग गया था। हमने हड़प्पा में भी पढ़ा था बरियल ऑफ डेड एक बहुत अच्छा तरीका होता है आर्कियोलॉजिस्ट का पता लगाने का हिस्ट्री के बारे में। तो डिस्पोजल ऑफ डेड होने लग गया था कि जैसे जब लोग मरते थे तो उनको
जो गाड़ा जाता था उसके ऊपर एक मेगालाइट स्ट्रक्चर तुम्हारे में दे रखा है, बुक में बता रखा है, आप गूगल पे सर्च करना, फोटो बन के आएगी आपको ऐसी सी कि पत्थर से इस तरीके से जो कब्र होती है उसके ऊपर सजावट सी कर देते हैं, आप कह सकते हो। अगर आप मकबरे, जैसे आप कहो कि मकबरे, मुस्लिम्स मकबरे कहते हैं, हिंदूज इसको समाधि कहते हैं, और अगर आप इंग्लिश में लो तो उसे टूम्स कहते हैं। तो इस तरीके से ये किसके लिए होगा? ऑब्वियसली कोई गरीब मरेगा तो नहीं होगा, ऑब्वियसली जो किंग्स मरते थे, बड़े बड़े अमीर अमीर लोग मरते थे, तो उनके लिए मकबरे, टूम्स और समाधि बनाई जाती थी। तो इससे हमें पता चला कि हमारे कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर भी किनशिप थी, यानी कि राजा वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, और क्या हुआ, रिच आयरन टूल्स और वेपन्स मिलते थे उनके बरियल के अंदर। ठीक है, तो रिच वेपन्स और टूल्स मिलते थे, किसके बने हुए? आयरन के बने हुए। तो उससे पता चला कि इस समय पर इंडिया के अंदर आयरन की डिस्कवरी भी हो गई थी। ठीक है, तो दैट वाज अ वेरी यूनिक थिंग कि हम आर्कोलॉजिस्ट को पता चली थी कि इंडिया के अंदर आयरन भी मिलने लगा था। कहाँ पे मेनली आयरन का हमें डिपॉजिट्स मिले? आयरन की जो रिमेन्स मिली है वो सेंट्रल और साउथ इंडिया से मिलेगी। कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है आपको, अगर कभी थोड़ा पेपर डिफिकल्ट टाइप आए, कि सेंट्रल एंड साउथ एशिया में, इंडिया में मेनली सबसे पहले हमें आयरन के रिमेन्स मिली थी। ठीक है, अब हिस्टोरिक सोर्सेज, अगर किसी, आप इमेजिन करो कि तुम एक आर्कियोलॉजिस्ट हो। ठीक है, तो अगर तुम एक आर्कियोलॉजिस्ट हो तो तुम क्या क्या चीज़ों को देखोगे जिससे कि तुम हिस्ट्री को ढूंढ पाओ? तो सबसे पहले 4 चीज़ हमारे पास। एक है इंस्क्रिप्शंस के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़े रहोगे। इंस्क्रिप्शंस होता क्या? इंस्क्रिप्शंस ये होता है जब हम किसी हार्ड सरफेस के ऊपर, सॉलिड सरफेस के ऊपर, जैसे कि हो गया कॉपर की प्लेट, जैसे तामपत्र कहते हैं, या फिर आप कह लो बड़े बड़े स्टोन हो गए, बड़े बड़े पिलर हो गए, या बड़ा सा कोई मॉन्यूमेंट के ऊपर जब इनग्रेविंग होती है, यानी कि लिखा जाता है, खुद खोद के लिखा जाता है, तो उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। क्यों लिखे जाते थे वो? बड़े बड़े महाराजा वो लिखवाते थे जिससे कि उनकी जो बातें हैं वो याद रखी जाए। उस समय पे इंस्क्रिप्शंस लगी गई, तभी आज हमें वो जमीन में से निकल के आ जाती है, हम पढ़ लेते हैं और हम अपने पास को समझ जाते हैं। आज के टाइम पे भी आपने देखा होगा मंदिर गुरुद्वारों में कई बार वॉल के ऊपर इंस्क्रिप्शन हो रखा होता है कि किसने कितना दान दिया एंड ऑल दैट। तो ये इंस्क्रिप्शंस होती हैं। इंस्क्रिप्शन से ही हिस्टोरियंस जो है आधे से ज्यादा पास्ट को खोद कर बाहर निकालते हैं। दूसरा क्या हो गया? टेक्स्ट हो गया, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह हो गई। बट ये थोड़ा जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में बताया, कनिंगम चाइनीज पिलग्रिम टेक्स्ट पे डिपेंड करते थे, और बुद्धिज्म के टेक्स्ट, यानी कि बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज में जितने टेक्स्ट रखे गए हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है इन्फॉर्मेशन के। और जैनिज्म टेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया कॉइन्स, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी हमने कॉइन्स थोड़े बहुत देखे थे, सील्स देखी थी, उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। और क्योंकि विजुअल मटीरियल, व्हाट इज द विजुअल मटीरियल? विजुअल मटीरियल है जो हमें आंखों से देख के मिला। जैसे हड़प्पा की खुदाई हुई तो नीचे से ड्रेन्स दिखी हमें, स्टेयरकेस के मिले, या फिर अगर आप इंडिया में जब वो लोग निकले आर्कोलॉजिस्ट तो उनको मॉन्यूमेंट्स दिखे, तो उस चीज़ों से उन्हें पता चला। विजुअल मटेरियल देख के पता चल रहा है। मॉन्यूमेंट है तो ऑब्वियसली किसी ने बनाया होगा, स्टैचू है तो किसी ने बनाया होगा। तो इन सब चीज़ों से हमारे आर्कोलॉजिस्ट की सोर्सेज होती हैं ये। तो ये आराम से 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। अगर आपको 1 लाइन का आप इसको डिफाइन भी कर दोगे जैसे मैंने आपको बताया, तो आपके मार्क्स पक्के हैं। तो हिस्टोरियन सोर्सेज भी हमें पता चल गया। अब हमने फर्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं, प्रिंसिप एंड पियादसी। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। तो प्रिंसिप एंड पियादसी टॉपिक हमें स्टार्ट करना है। पहला टॉपिक है हमारा, तो इसमें कुछ नहीं है। देखो, जेम्स प्रिंसिप नाम के एक ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो एक मिंट में काम करते थे। मिंट क्या होती है? कॉइन छापने की जो कंपनी होती है, वहां पे जेम्स प्रिंसिप काम करते थे। उन्होंने 2 भाषाएं डिसाइफर करी थी हमारे इंडिया की। कौन कौन सी? ब्राह्मी और खरोस्ती। ब्राह्मी भाषा वो होती है जो ब्राह्मण से लिखी थी, एंड खरोस्ती अफगान की भाषा है, अरेबिक भाषा है, उसको उन्होंने डिसाइफर करा था। डिसाइफर मतलब उसकी लिपि से उसका जानने का तरीका। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की भाषा हमें नहीं पता है, बट ब्राह्मी और खरोस्ती हमारे जेम्स प्रिंसिप ने डिसाइफर कर ली थी। प्रिंसिप ने ये 2 भाषाएं जो थी उनको डिसाइफर करा। तो उन्होंने देखा कि जितनी भी स्क्रिप्ट्स थी उसमें 2 वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज हो रखा था। वो 2 वर्ड्स थे, मैंने ऑरेंज से मार्क कर रखे हैं, देवयान पिया, यानी कि देव का प्रिया, जिसको कह सकते हैं बिलवेड ऑफ द गॉड। और दूसरा है पियादसी। पियादसी मतलब प्लीजेंट टू बिहोल्ड, जिसको अगर आप सब जिसको पसंद करे, प्लीजेंट टू बिहोल्ड। ठीक है, तो 2 वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज हो रखे थे। तो हमारे जेम्स प्रिंसिप ने सोचा और बाकी आर्कोलॉजिस्ट ने देखा कि इसका मतलब क्या है। तो फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि अशोका ग्रेट जो हमारे रूलर थे, उनको भी काफी सारे ब्राह्मण और जैन टेक्स्ट के अंदर पियादसी कहा गया है। तो उससे समझ में आया कि पियादसी माइट बी अ नेम दैट
इज रिगार्डेड टू अ रूलर, यानी कि जो रूलर होता है, किसी को रूलर क्यों बनाया जाएगा, उस समय पे यही कहा जाता था जनता अपने आप ही रूलर को चूज कर रही थी, या फिर अगर वो लेगेसी से भी बन रहा है फिर भी वो जनता का प्रिय होता था, पियादसी। ठीक है, तो मेनली अशोका को काफी सारे टेस्ट में पियादसी बोल रखा है। ठीक है, और फिर हमारे जितने भी यूरोपियन और इंडियन स्कॉलर्स थे, जब हमारी ये दोनों भाषाएं को डिसाइफर कर लिया गया, सारे के सारे यूरोपियन और इंडियन स्कॉलर्स तो थे, उन्होंने इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करने में वो लग पड़े। वो एक ऐसा समय था, उसके बाद से ही देखो 1800 के पास की बात है ये, वहीं से हमें पता चलना शुरू हुआ हमारी सारी हिस्ट्री के बारे में कि हमारी हिस्ट्री कैसी है, कि गुप्ता डायनेस्टी आई, फिर नंदा डायनेस्टी आई, ये वो सारी डायनेस्टीज कौन कौन सी डायनेस्टी आई, डायनेस्टी की जो लाइनेज होती है उन सब के बारे में यूरोपियन एंड इंडियन स्कॉलर्स ने उसके बाद स्टडी करना शुरू करा। तो प्रिंसिप एंड पियादसी टॉपिक में बस दो चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों के मीनिंग, बिलवड टू गॉड एंड प्लीजेंट टू गॉड, और किसको पियादसी मेंशन किया गया है इन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट, दैट इज अशोका। 1 मार्क क्वेश्चन भी हो गए हैं। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक 2 द अर्ली स्टेट्स। इसमें हम शुरुआती स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, हम इंडिया के बारे में के सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में इसमें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो अब हमें पढ़ना है अपना द अर्ली स्टेट्स। तो सबसे अर्ली स्टेट्स में हमें पता चलेगा सबसे पहले महाजनपद्स के बारे में। महाजनपद्स क्या होते हैं, बड़े बड़े किंगडम्स को महाजनपद्स कहा गया है। मेनली इंडिया के 16 महाजनपद्स थे, उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, उनके बारे में मेनली हम लोगों को पढ़ाया जाता है। तो टोटल 16 महाजनपद्स थे एंड अब हमें 6 महाजनपद के बारे में पढ़ाया जाएगा, वही हमारा टॉपिक 2.1 है, द 6 महाजनपद। तो जैसे ये टॉपिक शुरू होगा तो पहले हमें बता रखा है कि जब हमारी 600 BCE शुरू हुई तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ बातें हमारे कंट्री के बारे में पता चली। वो क्या बातें थी कि इंडिया के अंदर यूज ऑफ आयरन होना शुरू हो गया था। कैसे पता चला था, क्योंकि जो मगध रीजन था, मगध में आयरन मिलना शुरू हो गया था। ठीक है, आगे बताऊंगी इसके बारे में। डेवलपमेंट ऑफ कॉइन हुआ, उससे पहले बार्टर सिस्टम फॉलो करा जाता था, अब कॉइन्स का डेवलपमेंट होने लगा था। अर्ली स्टेट्स एंड सिटीज फॉर्म होने लगी थी, स्टेट एंड सिटीज आने लगी थी उभर कर। ठीक है, नेक्स्ट जैनिज्म और बुद्धिज्म का ये 2 रिलीजन हमारे नए डेवलप होने लग गए थे। तो ये चीजें 4-5 चीजें आर्कियोलॉजिस्ट ने हमारी पता लगाई। ठीक है, अब हमें अपने महाजनपद्स के बारे में पढ़ना है। तो 6 इंपॉर्टेंट महाजनपद्स हमारे कौन कौन से थे, आप बुक में मैप खोलोगे, बहुत अच्छे से आपको दिखा रखा है, मैंने थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दिया इनका। अवंती, वजी, मगध, कौशल, पांचाल, गांधार। ठीक है, तो गांधार इज अफगानिस्तान वाला जो रीजन है वहां पर हैगा हमारा। मगध इज नाउ डेज बिहार, जो है बिहार वाला जो रीजन है वो मगध है। ठीक है, तो मेन 2 इन पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो ये जितने भी महाजनपद थे दे वर रूल्ड बाय गानास एंड संघ्स। ठीक है, तो आपको पता होगा गाना और संघ्स कौन होते हैं। दिस इज अ फॉर्म ऑफ ओलिगार्की। ओलिगार्की वो होता है जब कुछ मेन लोग मिलकर पूरी की पूरी गवर्नमेंट कह लो या सरकार कह लो या फिर एक किंगडम को चलाते हैं। तो गनास मेनली वो होते हैं जैसे ये राजा हो गए और राजा के साथ में जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उनको एडवाइस करने के लिए। और संघ मेनली ये वो लोग होते हैं जैसे कि इनमें बुद्धिस्ट आ जाएंगे आपके, या फिर ब्राह्मण्स आ जाते हैं, जो इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संघ क्या है, संघ समझ में आ रहा है, संघ ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है मेंबर्स की जो मेनली एडवाइस करते हैं। तो आपने देखा है राजा होता है, राजा के साथ में हमेशा एक ब्राह्मण होते हैं उनको एडवाइस करने के लिए। तो 2 इन गाना और संघ दोनों मिलकर ही हर एक महाजनपद को चलाते थे। तो आई होप तुम्हें गाना और संघास और ओलिगार्की मतलब समझ में आ गया होगा कि राजा भी चलाता था और साथ में कोई बुद्धिस्ट हो गया, मॉन्क हो गए या फिर कोई ब्राह्मण हो गया, मिलकर हमारा महाजनपद को रूल करते थे। तो महावीरा एंड बुद्धा वर ऑल्सो द गाना, हमारी बुक में बता रखा है। ठीक है, तो वज्जी जो था, वज्जी हमारी बुक में बता रखा है, वज्जी जो महाजनपद था वहां पे संघास और राजास दोनों ही रूल करते थे। ये आपकी बुक में बता रखा है ना, 1 मार्क क्वेश्चन आ भी सकता है कि वज्जी में कौन रूल करता था। तो वज्जी में संघ रूल करते थे और राजास रूल करते थे। ठीक है, अब ये जितने भी महाजनपद थे ये 1000 ईयर्स तक लास्ट करे, यानी कि 1000 सालों तक महाजनपद का रूल था। बट अभी तक हमने इतनी हिस्ट्री डिसाइफर अपनी नहीं कर रखी है। 1000 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है, तो जितना हमें पता है उसके बारे में ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम हर एक महाजनपद की जो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी क्वालिटीज थी या फिर आप कह लो इनका ट्रेडमार्क था वो पढ़ते हैं कि क्या स्पेशलिटी थी, महाजनपद इतना अलग सा नाम इन्हें क्यों दे रखा है।
ठीक है। तो महाजनपद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनके लिए क्या थी कि इनकी फोर्टिफाइड कैपिटल होती थी, यानी कि जो इनकी कैपिटल सिटी होती थी वो फोर्टिफाइड होती थी। जैसे कि सिटाडेल थी ना, बाहर से चारों ओर से दीवारें ऊंची ऊंची खड़ी होती थी। क्यों खड़ी होती थी? सिटाडेल से भी ज़्यादा अच्छी इमारतें खड़ी होती होंगी, वॉल्स होती थी चारों तरफ। क्यों होती थी? जिससे कि सामने से आके कोई रेड ना कर दे या फिर कोई बाहर वाला आके उन पे हमला ना कर दे। अब तो यार तुमने इतने सारे सीरियल्स देखे हैं पुराने हिस्ट्री के, अभी आया था हमारा पोरस आया, और हमने चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका इतनी बार देखा है, उसमें हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है आपको ये सब विजुलाइज करने में। नेक्स्ट था उसका इंपॉर्टेंट कि ब्यूरोक्रेसी, काफ़ी अच्छे खासे राजा होता था, राजा की पूरी सभा, वो एक इतना अलग सा आपको सीन्स नहीं दिखाते, सिंहासन वगैरह पूरी सभा होती है कि, तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा राज्य जो था उसकी गवर्नेंस चलती थी। नेक्स्ट क्या थी? आर्मीज होती थी इनके पास, बड़ी बड़ी आर्मीज होती थी, हमने देखा है आर्मी होती थी, सेनापति भी होता था। तो ये हमारे महाजनपद की ट्रेडमार्क्स थे। और क्या था? ये टैक्सेशन करते रहते हैं, वो देखा है राजा जा रहा होता है वो सब नीचे झुक जाते हैं, और हमें जोधा अकबर मूवी में भी कर के बारे में बताया था, मतलब उससे पहले की बात है ऑब्वियस ये, बट फिर भी हर एक राजा टैक्सेशन लेता था। ठीक है, तो विद दिस हमने पता चल गया है कि महाजनपद की मेनली हमारी 1 2 3 4 ट्रेडमार्क्स थे इनके। अगर एग्जाम में 2 मार्क क्वेश्चन में आया तो वी कैन राइट फोर्टिफाइड कैपिटल, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी एंड टैक्सेशन। ये वो टाइम पीरियड था जब 6 महाजनपद हमारे सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद थे, और बाकी कितने टोटल महाजनपद कहते थे 16। ये टाइम पीरियड ऐसा था जब जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने धर्म सूत्र लिखना शुरू कर दिया था। व्हाट इज धर्म सूत्र? धर्म सूत्र इज अ नॉर्म। नॉर्म क्या होता है? नॉर्म क्या होता है? नॉर्म होते हैं अनसेट रिटन रूल्स, यानी कि रूल्स तो है बट ज़्यादा कहीं रिटन नहीं होते हैं, ये ज़्यादातर लोग एक दूसरे को बोलते हैं और ये आगे से आगे चलते रहते हैं। तो दीज आर नॉर्म्स, नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। धर्म सूत्र क्या है? नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि ब्राह्मण जी आए और उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही कि इस तरीके से संस्कार को चलाया जाए, इस तरीके से चलाया जाए, इस तरीके से चलाया जाए, उसको कहा गया धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में मेनली क्या बताया गया कि राजा को अपनी जनता के साथ कैसे डील करना है। राजा को उन्होंने कहा कि टैक्सेशन लगाए राजा, और आगे हमें पढ़ाएंगे, मेनली अभी मैं पढ़ाऊंगी आगे धर्मसूत्र में क्या था। इनफैक्ट धर्मसूत्र में हमारे ब्राह्मण ने ये भी कहा कि अगर कोई राजा किसी और किंगडम के ऊपर रेड कर रहा है, यानी कि उसको अपने कब्जे में ले रहा है, तो वो गलत बात नहीं है, जो उससे छोटा है। क्यों गलत बात नहीं है? क्यों? क्योंकि राजा उसे अपनी शरण में ले रहा है और उसे अपनी शरण में लेकर और ज़्यादा प्रॉस्पर बना देगा और समृद्ध कर देगा। तो धर्मसूत्र की काफ़ी सारी बातें आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें 2.1 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, 6 महाजनपद। अब हमें पढ़ना है 2.2, जिसमें हम मेनली मगध के बारे में पढ़ेंगे कि मगध सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपद था। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक 2.2। ओके, तो स्टार्ट कर दे टॉपिक 2.2। फर्स्ट अमंग द 16 महाजनपद मगध। अब मगध इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था? सो लेट्स स्टडी। तो 6 से लेके 4th सेंचुरी BCE तक मगध सबसे बड़ा पावरफुल महाजनपद था। कौन सा था? 1 मार्क क्वेश्चन में आएगा, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। मगध, हमने मगध के ऊपर इतने सारे शोज देखे। चंद्रगुप्त मौर्य में मगध दिखाया और हमें अशोका में मगध दिखाया। क्यों दिखाया? बिकॉज ये सब कहानी इन्हीं के सेंटर अराउंड करती है। तो पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो मगध इतना ज़्यादा पॉपुलर, प्रॉस्पर क्यों था? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा खासा हो जाता था। क्यों? मगध, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये वाला एरिया, यहाँ पे जो मिट्टी है, नर्दर्न प्लेन्स है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था। आज के टाइम पे भी हमारा जो नर्दर्न इंडिया है वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। तो यहाँ एग्रीकल्चर था। आयरन ओर माइंस, आपको पता है झारखंड में आयरन ओर माइंस है, ये वही वाली आयरन ओर माइंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे आयरन था। अब मगध के पास आयरन है तो ऑब्वियस है मगध स्ट्रांग हो गया था। और इनके जो फॉरेस्ट थे इसमें एलिफेंट थे, जो देखो उस समय ज़माने में टैंक्स नहीं होते थे, बड़ी बड़ी तोपें नहीं होती थी। एलिफेंट एक बहुत ही अच्छा वेपन होता था, एक बहुत ही अच्छा आप कह लो चैरियट की तरह काम करता था इन अ आर्मी। तो अगर मगध के फॉरेस्ट के अंदर एलिफेंट थे तो ये मगध के लिए बहुत अच्छी बात थी। और गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, यानी कि मगध के पास में से गंगा नदी निकल कर जा रही थी, तो उनके लिए कम्युनिकेशन था क्या कि वो बोट से जाएंगे और वो किसी भी जगह तक वो आराम से जा सकते थे। और नेक्स्ट क्या था? इनकी सबसे स्पेशलिटी क्या थी? इनके रूथलेस एम्बिशियस किंग्स। सुनो, रूथलेस मतलब बहुत ही रूड और
एम्बिशियस मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊंची ऊंची सोचे रखने वाला किंग्स, जिनके इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि मगध के इतने पावरफुल होने की वो क्या था, इनका रूथलेस एम्बिशियस किंग, यानी कि मगध के जितने भी रूलर्स थे शुरुआती दौर में वो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस यानी कि रूड थे, एम्बिशियस यानी कि वो अब ऊंचाइयों पे चढ़ने के लिए मगध को टेरिटरीज को आगे से आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। एम्बिशियस किंग्स कौन कौन से थे, बिंबिसारा, अजातशत्रु और महापद्म नंदा। महापद्म नंदा के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल में पूरा दिखाया था, किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे लड़े थे और किस टाइप का रूलर वो था, वो भी बहुत अच्छे से दिखाया था। जैसे कि वो जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार वगैरह करते थे, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेते थे उनसे, उनकी कोई केयर नहीं करते थे। तो रूथलेस किंग तो थे वो, बट एम्बिशियस भी थे वो, इसी वजह से वो मगध की टेरिटरीज को और ज़्यादा फैलाए जा रहे थे। तो दीज वर द रीजन। आपको रिवाइज करते हैं, एग्रीकल्चर, आयरन ओर माइंस, एलिफेंट, गंगा की ट्रिब्यूटरी और रूथलेस किंग्स थे हमारे मोस्ट पावरफुल किंगडम मगध की मेन स्पेशलिटीज। अब मगध की कैपिटल कौन सी थी, राजगढ़, जो आज के टाइम का राजगिरी है बिहार का, वो हमारी मगध की कैपिटल थी। एंड इट वॉज नोन एज द राजगढ़, मतलब क्या है, हाउस ऑफ द किंग, यानी कि जहाँ पे किंग रहता है, ठीक है, वो उसकी कैपिटल थी। फिर 40 सेंचुरी BCE में मगध की कैपिटल शिफ्ट हो जाती है पाटलिपुत्र में। हमने अशोका सीरियल में पाटलिपुत्र बहुत बार सुना है। पाटलिपुत्र क्या है, आज के टाइम का पटना पाटलिपुत्र है। तो विद दिस हमारा 2.2 टॉपिक तक कंप्लीट हो गया। अब टॉपिक 3 स्टार्ट करते हैं। आगे टॉपिक 3 पे, जिसका नाम है एन अर्ली एम्पायर। तो इसमें बेसिकली हम मगध के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, जैसे हमारे ये बुक ये जो टॉपिक खोलते हैं, 3 लाइन लिखी है, उसमें ये बताया है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड करा कि देखो मगध जो था वो सबसे ज़्यादा प्रॉस्पर, सबसे ज़्यादा बढ़िया किसके टाइम में था, सबसे ज़्यादा बेहतरीन मगध को किसने बनाया था, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BCE में। He founded the empire in a very different way in the 321 BCE। उन्होंने उस समय पे अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, यानी कि बलूचिस्तान इस पाकिस्तान के पास का एरिया, वहां तक मगध की टेरिटरीज को वो आगे लेकर गए थे। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। उससे पहले के जो किंग जो राजा थे, जैसे कि बिंबिसारा, अजातशत्रु और नंदा जो थे, उन्होंने इतनी आगे तक अपनी टेरिटरीज लेके नहीं गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य लेकर गए थे। फिर उनके ग्रैंडसन आए अशोका। भी तो हम सीरियल की वजह से हमें सब पता है, सीरियल में मेलोड्रामा भी डाल देते हैं वो बहुत सारा, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बट अगर वो ना डाले तो और मजा आए देखने में। तो अशोका ने कॉन्कर करा था कलिंगा को, कलिंगा है उड़ीसा, ठीक है, तो उन्होंने कलिंगा को कॉन्कर करा। तो जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसके टाइम पे मगध सबसे ज्यादा प्रॉस्पर था। मेन चीज हमारी ये है। अब जब मौर्य के बारे में मैंने बता ही दिया है, तो टॉपिक 3.1 पे आते हैं, फाइंडिंग अबाउट द मौर्यस। अब मौर्यस कौन थे, तो सीरियल से जो तुम्हें पता है वो तो पता ही है, थोड़ा सा मैं और तुम्हारी बुक भी बता देते हैं। तो मौर्यस के बारे में पता कैसे चला आर्कियोलॉजिस्ट को, तो सबसे बड़ी बात, उन्होंने स्कल्पचर्स देखे। मौर्यस ने अलग अलग स्कल्पचर्स बनाए और हिंदू बुद्धिस्ट टेक्स्ट से, जैनिस्ट के टेक्स्ट से और काफ़ी सारी बुक्स के थ्रू हमें मौर्यस के बारे में पता चला। और इंस्क्रिप्शन, यानी कि अशोका जो थे वो अपने पिलर्स बनवाते थे, उस स्टोन्स के ऊपर अपनी धम्मा की बातें लिखवाते थे, तो उसके थ्रू हमें मौर्यस के बारे में पता चला, ठीक है। तो अभी मेगास्थेनिस नाम दे रखा है, हमें बुक में बिल्कुल ठीक से नहीं बता रखा है। अगर ये ठीक से बता देते तो आप लोगों को कभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो, ठीक है। तो मेगास्थेनिस कौन था, एक ग्रीक अम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त थे उनके कोर्ट में आता था, उनको हेल्प करता था चंद्रगुप्त को। मेगास्थेनिस, ठीक है, ही वाज अ एक्सप्लोरर, घूमता था, मजे करता था वो इधर उधर, और सारे के सारे जो राजा वगैरह होते थे उनसे आके मिलता था और अपनी वो बुक्स लिखता था। ही वॉज अ डिस्कवरर, यू कैन से। उसने एक ट्रैवलॉग लिखी थी। ट्रैवलॉग क्या होती है, ट्रैवल करके किसी और देश के बारे में बातें जिसमें लिखी जाती हैं। उन्होंने एक ट्रैवलॉग लिखी थी, इंडिका, आपकी बुक में नहीं बता रखा है। इंडिका से ही हमें पता चला था सब कुछ, जो मौर्यस के बारे में अलग अलग बातें। वो मेगास्थेनिस बार बार बुक में आएगा, तो मेगास्थेनिस बुक का नाम नहीं है, मेगास्थेनिस ऑथर का नाम है। एंड उनकी बुक इंडिका से हमें पता चला था अबाउट द मौर्यंस। और अर्थशास्त्र आप सबको पता है, चाणक्य की बुक है अर्थशास्त्र, वो इकोनॉमिक्स के बारे में बताते थे। चाणक्य एंड कौटिल्य एक ही हैं, उनके थ्रू हमें पता चला अबाउट द मौर्यंस। तो जो चाणक्य हैं उनके बारे में हर एक टेक्स्ट में मेंशन है, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। बुद्धिस्ट, पुराणिक, जैन और संस्कृत, हर एक टेक्स्ट में चाणक्य के बारे में मेंशन है। चाणक्य मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को एक लीडर बनाया था, हम सबको उसके बारे में पता है, ठीक है। तो अशोका के बारे में सबसे ज्यादा पता किसके थ्रू चला, अशोका के पिलर्स के थ्रू पता चला। दिल्ली में भी बहुत सारे पिलर्स है, उसके ऊपर उनकी जो बातें हैं वो इंस्क्रिप्ट हो रखी हैं, हम वो नहीं पढ़ पाते, बट आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह उसको पढ़ लेते हैं। उस पर भी अशोका का धम्मा,
व्हाट इज धम्मा? धम्मा धर्म से मिलता हुआ ही एक शब्द है। धम्मा में अशोका बताते हैं कि किस तरीके से हर एक इंसान को अपनी लाइफ को जीना चाहिए। धम्मा में 3-4 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, छोटों को प्यार करो, और जो तुम्हारे सर्वेंट्स हैं उनसे अच्छे से डील करो, अगर कोई तुम्हारा स्लेव है तो उससे अच्छे से डील करो, अगर तुम अपने रिलीजन को फॉलो करो तो अपने रिलीजन को भी की रिस्पेक्ट करो, बट इसका मतलब ये नहीं है दूसरे के रिलीजन को तुम गंदा कहो, तो अब दूसरे के रिलीजन्स की भी रिस्पेक्ट करो। ऐसी चीज़ें हमारे धम्मा के अंदर, जो अशोका का जो धम्मा था उसमें लिखी हुई थी। और अशोका जो थे उन्होंने पूरे इंडिया में और बाहर भी धम्मा को फैलाने की कोशिश करी कि लोग धम्मा के जो प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर चले। उसके लिए उन्होंने एक धम्मा महात्मा रखे हुए थे, वो जाते थे और धम्मा का ज्ञान जाके दूसरे देशों में, दूसरे जनपद में, दूसरे महाजनपद में जाकर देते थे। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट रूलर टू स्क्राइब हिज मैसेज ऑन स्टोन्स। ओके, तो धम्मा जो था सबसे पहले अशोका जो थे वो एक पहले ऐसे रूलर के इंस्क्रिप्शन उन्होंने करा था कि अपना जो धम्मा था, जो उनके अपने प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने पॉलिश स्टोन के ऊपर, पिलर्स के ऊपर लिखना शुरू करा था। तो धम्मा का प्रिंसिपल यूनिवर्सल था। मैंने यहाँ लिखा हुआ है वेलबिंग ऑफ पीपल, रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड ऑल दैट, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। और मेरे हैंड रिटन नोट्स में जो इंस्टाग्राम पे है सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अब आ जाते हैं टॉपिक 3.2 पे, एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, यानी कि किस तरीके से जो हमारा मगध एम्पायर था वो चलता था। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर। तो हमारा जो मगध था उसके 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे। आप बुक में मैप देखोगे तो मगध बहुत वास्ट बाउंड्रीज तक फैला हुआ है, जहाँ पे ट्रायंगल्स बने, यानी कि जहाँ जहाँ पे अशोका के पिलर्स मिले, अशोका के धम्मा के स्रोत मिले हैं, जितने भी स्कल्पचर्स मिले हैं, उससे हमें पता चला कि जो मगध था वो धीरे धीरे बहुत ही जगहों पे फैल गया था। जैसे कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान में भी था, नीचे कलिंगा में भी था। तो मगध पूरा फैला हुआ था। तो मगध के मेन जो सेंटर्स थे वो थे पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, स्वर्णनगरी। जो ये सब है वो हमें किस तरह पता चला, इंस्क्रिप्शंस में मेंशन है। तो स्वर्णनगरी क्या है, हमारी कर्नाटका। देखो कर्नाटका के बारे में आप पूरी हिस्ट्री में पढ़ते रहोगे। कर्नाटका KGF में जो हमने गोल्ड माइंस देखी थी ना, उसी के लिए कर्नाटका देखो कितने पुराने सालों से मशहूर है। तो कर्नाटका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था। हड़प्पा के टाइम में भी हमने कर्नाटका का पढ़ा, और अब भी स्वर्णनगरी इज कर्नाटका। तो जो ये एरिया था आपको दिख रहा है कि इंडिया, पूरा इंडिया कवर हो रहा है इसमें, अफगानिस्तान से लेके इधर तक का, ऊपर से नीचे तक का। तो ये इतना जो एरिया था उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाजा लगाया है कि जो 5 पॉलिटिकल सेंटर्स थे, यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा कंट्रोल होगा हमारे मगध के रूलर का। ठीक है, तो तक्षशिला और उज्जैनी जो थे मेजर ये ट्रेड रूट्स थे। आप बुक में देखोगे आपको समझ में आएगा। और स्वर्णनगरी जो थी, जो कर्नाटका था, मेनली इसके ऊपर कंट्रोल क्यों था, क्योंकि यहाँ पे सारा गोल्ड था। ठीक है, अब इतना बड़ा महाजनपद यानी कि मगध को चलाने के लिए एक अच्छी खासी आर्मी की भी जरूरत है। तो मेगास्थेनियस टेक्स्ट यानी कि इंडिका में मेगास्थेनिया का जो टेक्स्ट है उसमें उसने बताया है कि मगध की पूरी एक प्रॉपर आर्मी थी। उसके 5-6 कैटेगरीज थी। एक थी नेवी, एक थी ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोविजन, यानी कि मगध की जो आर्मी थी उसमें पहली थी नेवी, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस। थर्ड थे फुट सोल्जर्स, एंड नेक्स्ट थे हॉर्सेस, नेक्स्ट चैरियट्स और एलिफेंट्स। तो आर्मी में सब कुछ था। एक क्या हो गया, पहले नेवी के थ्रू भी वो कंट्रोल करते थे, ट्रांसपोर्ट भी था, यानी कि शिप्स वगैरह भी होंगे इनके पास, और फुट सोल्जर्स भी थे, हॉर्सेस भी थे, चैरियट्स भी थी और एलिफेंट्स भी थे। तो इन सब के थ्रू जो मगध था वो पूरे के पूरे इंडिया को कॉन्कर करके रखता था, पूरे के पूरे इंडिया पे रूल करता था। ठीक है, और नेक्स्ट चीज जो हमारे चंद्रगुप्त अशोका करते थे वो क्या थे, स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ द धम्मा थ्रू द महात्मा धम्मा। वो मैंने अभी आपको लास्ट बता दिया है कि महात्मा धम्मा जाते थे और पूरे इंडिया के अंदर और बाहर जाके धम्मा का जो प्रिंसिपल्स थे उनको फैलाते थे। नेक्स्ट आ जाओ, आपका टॉपिक 3.3 है हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर। कि ये जो हम एम्पायर के बारे में पढ़े, मगध के बारे में, ये कितना इम्पोर्टेंट था। तो देखो 19th सेंचुरी की जो हिस्ट्री है, 19th सेंचुरी से हमने जब हिस्ट्री पढ़नी शुरू करी, जब सारे के सारे यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट ने पढ़ना शुरू करा, तब पता चला कि जो मौर्यन एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा उभर कर आने लग गया। मौर्यन एम्पायर का रिच कल्चर हमें दिखने लगा, कितने सारे स्कल्पचर्स उन्होंने बनाए। तो 19th सेंचुरी में हमें पता लगने लगा। ठीक है, उससे हमें पता लगा कि देखो क्या होता था, जब यूरोपियंस हमारे पे कब्जा करने, ईस्ट इंडियन कंपनी हमारे पे कब्जा करने आई, तो वो इंडियंस को क्या कहते थे कि तुम खुद को रूल नहीं कर सकते हो, यानी कि हम इंडियंस तो बिल्कुल बेकार थे उस समय पे, हम खुद को नहीं चला सकते, अब अंग्रेज आके हमारी कमान संभालेंगे। तो उस समय पे जब पता चला एकदम से कि भैया हमारी मौर्यन डायनेस्टी थी, हम खुद को इतने अच्छे तरीके
तरीके से रूल करते थे। इतना बड़ा एक हमारा किंगडम था जो अफगानिस्तान को भी रूल करता था, नीचे उड़ीसा को भी और पाकिस्तान को भी, सबको रूल करता था। तो मतलब इंडियंस में खुद को रूल करने की ताकत है। तो ये आपकी बुक में वर्ड लिखा है, आइडिया ऑफ लार्ज एम्पायर वॉज एक्साइटिंग। तो इंडियंस को लगने लगा अच्छा हम ऐसा भी कर सकते थे, तो काफ़ी एक्साइटिंग था आइडिया था वो उसके लिए। तो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स जो थे, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट डिग इन करते रहे, अलग अलग उन्हें स्कल्पचर्स मिले, अलग अलग उन्हें पिलर्स मिल रहे, तो फिर सबको रियलाइज़ हुआ इंडिया की गोल्डन हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अब जो हमारे मौर्यंस थे वो 150 ईयर्स तक उन्होंने राज करा। तो 150 ईयर्स तो कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है, और सिर्फ हमारे अशोका के पीरियड के टाइम पे ही कलिंगा यानी कि इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें उन्होंने राज करा। तो दैट मीन्स मौर्यंस के अलावा भी और बहुत सारे किंग्स थे हमारे जिन्होंने पूरे इंडिया के ऊपर राज करते होंगे। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जो हमारे मौर्यंस थे, येस दे वर वेरी एकम्प्लिश्ड, बट फिर भी वो पूरा इंडिया को नहीं उन्होंने कॉन्कर कर रखा था, काफ़ी थोड़े से टाइम के लिए ही करा था। तो उनके अलावा बाकी जितने भी किंग्स थे हमारे, उनके बारे में अब हम टॉपिक 4 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सदर्न किंगडम्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो विद दिस हमारा थर्ड टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है। बाकी के जितने टॉपिक्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है। एंड वन थिंग, हिस्ट्री स्टूडेंट्स प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। एंड सारे के सारे नोट्स आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। आई विल मीट यू द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन।